नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आपको इंतजार था एलटी सहायक अध्यापक की वैकेंसी का और 14 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन निकल चुका है और आपकी उम्मीदों के जैसा भी हो सकता है और आपकी उम्मीदों से हटकर भी हो सकता है। इसमें पदों की जो संख्या है और इसमें जो सिलेबस दिया गया है उससे कुछ लोग थोड़ा सा चैलेंज महसूस कर रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि चलिए धीरे धीरे होगा, लेकिन कैसे होगा और क्या क्या इसमें नया है, तो इस सारे के बारे में, नए पैटर्न से होने वाली नई परीक्षा के बारे में हम जानते हैं। और इस परीक्षा के बारे में उम्मीद जताई जा रही कि ये जुलाई 2024 में एग्जाम करा लिया जाएगा। कुछ इस तरह से दिया है यूके ट्रिपल एससी ने इसके बारे में ब्यौरा। बहुत कम में आपको अधिकतम क्या जानकारी दी जा सकती है हमने प्रयास किया है। तो देखिए सहायक अध्यापक एलटी भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें कुल 1544 1544 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है और इसमें कुल 12 विषय शामिल किए गए हैं और इन 12 विषयों में 4 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और एक है सामान्य मतलब एसएसटी वाले जो लोग हैं, और एक गणित, एक विज्ञान, एक व्यायाम, एक कला, एक गृह विज्ञान, एक वाणिज्य और एक संगीत। इतने विषयों में, इन 12 विषयों में, और कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडलों में विभाजित करके ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। हालांकि ये सबके लिए ओपन होता है कि वो गढ़वाल के लिए भरे या कुमाऊं के लिए भरे और उसे जॉब गढ़वाल में मिले या कुमाऊं में मिले। माने कोई गढ़वाल का है तो वो कुमाऊं में भी कर सकता है, कुमाऊं का है तो गढ़वाल में भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड कोई नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है कि ये एग्जाम एक ही तारीख में, एक ही समय में सभी स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यानी हमें एक ही एग्जाम देना है और उसके बाद हमारी मेरिट के अकॉर्डिंग हमारी प्रेफरेंस जो होंगी उसके हिसाब से हमें जॉब मिलेगी। और शायद आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी भी होगी कि हम अपने ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी आई है उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कूलों के लिए, स्पेशली शिक्षा विभाग के लिए, उसमें एक बार हम मंडल ट्रांसफर आजीवन अपनी सेवा के दौरान ले सकते हैं। यानी कोई स्टूडेंट गढ़वाल का है, कोई विद्यार्थी अभ्यर्थी गढ़वाल का है और उसे कुमाऊं में नौकरी लगती है और कुछ समय बाद उसे लगता है कि उसे अपना मंडल ट्रांसफर करके वापस गढ़वाल चले जाना चाहिए, तो उसे पूरी सेवा के दौरान एक ऐसा मौका मिलेगा जिसमें वो अपना मंडल ट्रांसफर करा सकता है। फिलहाल विषय मंडल ट्रांसफर की नहीं है, विषय है नौकरी की, और ये नौकरी मिल जाए, सहायक अध्यापक हम बन जाएं, हम तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे समझना होगा, जरा सा ध्यान से देखें। इन 12 प्रकार के विषयों में 1544 इन पदों के लिए जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो 12 अप्रैल 2024 है। ये आपने नोटिफिकेशन में देख भी लिया। और इसके लिए जो परीक्षा है वो प्रस्तावित जुलाई 2024 में है। कब होगी एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी है, लेकिन ये लिखा है कि प्रस्तावित है। क्योंकि इस बारे में थोड़ा संशय इसलिए भी है, ये 10 मार्च 2024 को आयोजित की जानी चाहिए थी परीक्षा, लेकिन जिस दिन परीक्षा आयोजित करने की प्रस्तावित तिथि थी उसके 4 दिन बाद नोटिफिकेशन निकला है। आगे क्या होगा इस बारे में बहुत सुनिश्चित तो नहीं है कह पाना, लेकिन ये तय है कि हमें नए सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप देना होगा, एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ना होगा। और दिल्ली आईएएस एकेडमी इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि आप सभी को हम अधिकतम मदद कर पाएं इस परीक्षा में कंपटीशन के लिए। तो देखें, ये इसकी जो आयु है वो 21 से 42 वर्ष है और 1 जुलाई 2024 को आयु की गणना की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2024 को जिन्हें 42 साल हो रहे होंगे वो भी इस एग्जाम को दे पाएंगे। एक दिन भी ज्यादा होगा तो वो नहीं दे पाएंगे। यानी इससे पहले, ये 1 जुलाई से पहले जून की जो आखिरी तारीख है 30 तारीख, और 30 तारीख में जिसका जन्म हुआ होगा 42 साल पहले, वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उससे 43वें साल का पहला दिन शुरू हो जाएगा, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये 1 जुलाई को जन्म लेने वाले लोग, 42 साल पहले वाले, वो एग्जैक्ट डेट क्या बैठेगी वो देखना होगा, लेकिन वे लोग अप्लाई कर पाएंगे। जो 1 जुलाई के बाद वाली पैदाइश के हैं, जो जून में जिनकी पैदाइश होगी उस साल में, वो नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और लिखी है इसमें, जो छूट है वो 5 साल की है। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 2 तरह की निकली है, एक सीधी भर्ती की और एक विभागीय भर्ती की। ऐसा कहा गया है कि यदि विभागीय भर्ती जो 10% है
कोई लोग पहले से ही शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और उनको काम करते हुए सपोज करें कि 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं, तो उनको 42 में उतना जोड़ करके, यानी जितने साल पहले वो सेवा में आए, सपोज करें उनको 3 साल हो गए, तो 42 और 3 45 साल यदि उनकी उम्र हो गई है तो उन्हें फॉर्म भरने की छूट मिलेगी। और अधिकतम कितनी मिलेगी? अगर कोई 10 साल पहले से 12 साल पहले से टीचिंग डिपार्टमेंट में है तो उसे केवल अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 47 साल की उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जब आप इसे समझ रहे हैं ना कि ये 2 तरह से बटा हुआ है, एक विभागीय है और एक सीधी भर्ती है, तो प्रायः वे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बेरोजगारी के साथ हैं, मतलब उन्हें अभी कोई रोजगार शिक्षा विभाग में कम से कम नहीं है। तो शिक्षा विभाग में रोजगार नहीं है, किसी दूसरे विभाग में हो सकता है, उन लोगों के लिए जो भर्ती है वो है सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती कुमाऊं और गढ़वाल में महिला और सामान्य शाखा में कैसे है, जरा उसे समझ लें। मंडल का नाम इधर लिखा है हमने, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और इसका कुल योग। थोड़ा सा जब आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, फिर उसे हमने संक्षेप में ऐसे आपके लिए किया है। तो गढ़वाल मंडल में 786 पोस्टें हैं और कुमाऊं मंडल में 758 पोस्टें हैं, यानी कुछ पोस्ट कम है कुमाऊं मंडल में, लेकिन तकरीबन 750 पोस्ट दोनों मंडलों में अलग अलग हैं। इनकी 10% सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं विभाग वालों के लिए और 60% को ओपन किया गया है इसके लिए। तो ये 60% जो सीधी भर्ती है उसमें गढ़वाल मंडल में 2 बातें हैं, एक तो सामान्य शाखा, एक महिला शाखा। सामान्य शाखा पुरुष महिला सभी के लिए ओपन होती है, जबकि महिला शाखा में केवल महिलाएं अप्लाई कर पाती हैं। ठीक, तो इसका संबंध सीधी और विभागीय भर्ती से नहीं है, इसका संबंध जो वैकेंसीज निकली हैं सामान्य लोगों के लिए, यानी जो ये 786 हैं, ये 2 हिस्से में बटा है। विभागीय 10% हटा देंगे तो बाकी सारी 616 और प्लस में ये महिलाओं के लिए 57 पोस्ट ये हैं। इन पर 616 सामान्य लोगों के लिए और 57 महिलाओं के लिए। दूसरा विभागीय में जाएंगे तो 106 सामान्य लोगों के लिए और 7 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, इनके लिए ही हमें अप्लाई करना है। और दूसरा कुमाऊं मंडल में कुल 758 में से 561 पोस्ट सामान्य लोगों के लिए, यानी महिला पुरुष सभी के लिए, उसमें दिव्यांग भी हैं, उसमें थर्ड जेंडर भी हैं, सभी लोग हैं, वे 561 और 98 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए। ऐसा ही अगर विभागीय में जाएंगे तो 84 पोस्ट सामान्य के लिए, यानी स्त्री पुरुष महिला और पुरुष दोनों के लिए या थर्ड जेंडर के लिए, और 15 पोस्ट ऐसी हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं। कुल मिलाकर के ये 1544 पोस्ट हैं, जिनमें सामान्य लोगों के लिए कुमाऊं और गढ़वाल को मिला करके 1177 पोस्ट हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 155 ये सीधी भर्ती वाले और 22 विभागीय भर्ती वाली पोस्ट केवल महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, और जबकि 190 पोस्ट सामान्य के लिए विभागीय वाली हैं। कुल मिलाकर के देखिए हम यहां पहुंचते हैं नतीजे में कि हमें अगर महिलाएं हैं तो उन्हें तो ये 155 प्लस 1177 इनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप इतनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज इसका बाइफर्केशन दिया है, वो आप समझ लें, लेकिन यहाँ ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो 8 अलग अलग तरह से दिया गया है, इसलिए हमने उन 8 तरह की चीजों को समराइज करके यहाँ लिख दिया है, इसे आप समझ लें। पर जो चेंज बहुत बड़ा हुआ है वो है परीक्षा के पैटर्न का। परीक्षा पैटर्न पहले होता था 70 मार्क्स का सब्जेक्ट और 30 मार्क्स की पेडागोगी, लेकिन अब इस बार के सिलेबस को देख करके लगता है कि अगर भारत में सबसे इंटेलिजेंट टीचर अगर कोई होगा तो उत्तराखंड में एलटी का टीचर होगा। क्योंकि जब आप उसके फर्स्ट हिस्से को देख रहे हैं, 50 नंबर का पहला हिस्सा है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसका सिलेबस केवल इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में दिया ही नहीं गया है। तो थोड़ा सा उसे हिंदी में दिया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की हमारी पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा संस्कृत है, लेकिन वो सिलेबस केवल इंग्लिश में दे दिया गया है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क यूं पड़ता है कि ये मैसेज है स्पष्ट क्या कि पेपर जब पूछा जाएगा तो उसमें लिखा रहता है कि इंग्लिश वर्जन ही उसका मान्य होगा।
खैर हम इस डिबेट में नहीं जाते। हमारा काम है ये समझना कि परीक्षा इस बार जो होगी वो उसी तरह से 100 नंबर की होगी, 2 घंटों की होगी और उसमें निगेटिव मार्किंग की जाएगी 1/4 की, जैसे पहले होती आई है। यानी एक प्रश्न गलत होने पर 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और ये जो 100 नंबर हैं अब 50 और 50 में डिवाइड हो गए हैं, पहले 70 और 30 में थे। और जो पहला 50 है उसमें सीडीपी के अलावा 2 चीजें जोड़ दी गई हैं, एक रीजनिंग और एक जीएस। और सबसे चुनौती की बात यह है कि सीडीपी के सिलेबस को 5 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया गया है। इस बारे में अभी बात करता हूं आपसे कि हम कैसे करेंगे इस काम को। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसमें रीजनिंग और जीएस जोड़ दिया गया है, जो दिल्ली आईएएस एकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगा। ये रीजनिंग भी हम कराएंगे आपको, जीएस भी कराएंगे और बहुत कम फी में कराएंगे। ये आप इसके लिए निश्चिंत रहें। बहुत लोग कल से बहुत घबराए हुए हैं, प्लीज घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं और पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। आप पूरे मनोयोग से लगिए। और वो लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारे सीडीपी के कोर्स में शामिल होकर के उतनी सारी तैयारी कर ली है। और आप बिल्कुल अपने मनोबल को गिरने न दें, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो तो सब सिलेबस में है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल एडवांस चीजें हैं। तो आपने जो फी उसमें दी है वो आपकी कंसीडर की जाएगी। उसी में आपको कंप्लीट नया सीडीपी का सारा सिलेबस कराया जाएगा जो अब चेंज होके आया है। आपने देखा होगा हमने अपनी वीडियोस को अभी कंप्लीट करने के लिए इसीलिए रोका था ताकि हम उसको पैक न कर दें, यानी बंद न कर दें। कुछ अगर सिलेबस के साथ चेंज होता है तो हम आपको उस नए सिलेबस को दे पाए, इसलिए हमने अभी उसको कंप्लीट करने से रोका हुआ था। तो हम आपको सीडीपी कंप्लीट करके देंगे उसी फी में जो आपने पहले से पे कर ली है। इसके लिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। दूसरा, रीजनिंग हम कराएंगे और जीएस कराएंगे तो उसकी एक अलग से फी होगी और बहुत कम होगी, बहुत नॉमिनल होगी। आप फी के लिए नहीं, तैयारी के लिए चिंतित हो अब। और दूसरा, ये 50 नंबर का सब्जेक्ट दिया गया है जो पहले 70 नंबर का होता था, लेकिन ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए पिछली बार भी आपने, अगर आपके कोई सीनियर, आपके पड़ोसी साथी कोई निकले हों तो उन्होंने ये बताया आपको जरूर होगा कि एलटी में सिलेक्शन सीडीपी बेस्ड होता है, यानी पेडागोगी बेस्ड होता है, जो 30 नंबर होते हैं। बाकी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट लोग कॉमन मार्क्स लाते हैं। अब क्या है, अब तो और चैलेंजिंग है। अब तो सब्जेक्ट के मार्क्स और कम कर दिए गए हैं और सब्जेक्ट तो प्राय है उसमें उसका सिलेबस जो है वो सरल दिया गया है। वो सभी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है। अब एक है रीजनिंग, एक है जीएस, ये भी हम आपको कराएंगे। सब्जेक्ट में अभी हम हिंदी आपको कराएंगे। दूसरा, अगले 2 दिन तक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है हमारी एकेडमी का, उस पर कॉल करके हमें इन्फॉर्म करें। यदि हमें बहुत सारे कॉल आते हैं तो हम एसएसटी पर भी कोर्स बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी एक चैलेंज है कि हमारे इकोनॉमिक्स के जो टीचर थे वो ऑलरेडी लेक्चरर में सिलेक्ट हो चुके हैं पिछली बार। तो आप में से कोई अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हो तो वो हमसे इसके लिए भी संपर्क कर सकता है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे। बाकी सारे सिलेबस को एसएसटी के हम करेंगे। एसएसटी का बहुत लंबा सिलेबस दिया गया है। और अब एक चीज और है कि इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, तो हमें कितने नंबर न्यूनतम लाने होंगे। तो लिखा है कि न्यूनतम अंक लाने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए इनको 45 नंबर लाने जरूरी होंगे मेरिट में आने के लिए। उसके बाद ही मेरिट बनेगी। यानी अगर जैसे ये पोस्ट दी गई है, जरा इसे समझ लें कैसे। जैसे ये 616 पोस्ट दी गई हैं और 616 लोग ऐसे होते हैं जो 45 से ऊपर नंबर नहीं ला पाते हैं। सपोज करें केवल 500 लोग 45 से ऊपर नंबर लाते हैं और ये सामान्य की कुछ सीटें अभी बच जाती हैं, तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा जिनके 45 से कम नंबर आएंगे। उन पोस्ट को वैकेंट मान लिया जाएगा, यानी उनके लिए दोबारा से भर्ती की जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है, एससी एसटी के लिए केवल 35% अंक यानी 100 में से 35% लाना अनिवार्य होगा। उससे ऊपर जहां मेरिट होगी। इस बात को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अच्छा, वे लोग जो लोग हिंदी और संस्कृत वाले हैं उनके लिए इस बार एक चेंज है, जो अमूमन पिछली बार तक लोग बड़ा परेशान होते थे, जिसकी वजह से वो क्या चेंज है, वो ये है कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलटी में पहले से, इससे पहले के नोटिफिकेशंस में ऐसा होता था
कि आपको ग्रेजुएशन तो हिंदी से होना पड़ता था, लेकिन 12th में यानी इंटरमीडिएट में आपको संस्कृत विषय से होना अनिवार्य होता था। इस बार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। सेम फ्लेक्सिबिलिटी संस्कृत में आ गई है। क्या मतलब ग्रेजुएशन में संस्कृत तो होना ही चाहिए, लेकिन एक विषय के रूप में हिंदी होना चाहिए। पहले इंटर में था, अब क्या लिखा है इस बार देखें जरा, उस फ्लेक्सिबिलिटी को समझें। आपके पास अगर इंटर में संस्कृत नहीं भी है तो, एग्जाम्पल के लिए मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी विषय से आपको एलटी टीचर बनना है और आपके पास इंटर में हिंदी नहीं है, तो आपके पास यदि बीए में हिंदी है, ग्रेजुएशन में हिंदी है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी वो मजबूरी नहीं रही कि हमें इंटर में भी संस्कृत होनी चाहिए। तो कहा गया है हिंदी वालों के लिए, क्या कहा गया है कि ग्रेजुएशन या इंटर दोनों में से किसी एक पर उन्होंने संस्कृत में किया हो, यानी या इंटर में या ग्रेजुएशन, दोनों में हो तो अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं। मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं जो किसी एक में है लेकिन परेशान होते थे कि हमारा दूसरे में नहीं है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, या ग्रेजुएशन में या इंटर में आपके पास संस्कृत हो तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं, और संस्कृत के लिए तब एलिजिबल हैं जब आपके पास इंटर में या ग्रेजुएशन में किसी एक लेवल पर हिंदी है। तो ये एक अच्छी बात हुई है। देखिए एक जरूरी बात जो उसने कहा है टेट के विषय में, एलटी एग्जाम में टेट क्वालिफाई होना चाहिए, टेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है, टेट मतलब वो चाहे सी टेट हो चाहे यू टेट हो, 2 टेट में से कोई भी एक टेट हो वो आपका काम करेगा। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि हमारे तो 82% मार्क्स हैं या 83 मार्क्स आए हैं, 82 मार्क्स आए हैं, 78 मार्क्स आए हैं, पर हम तो एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, या हम दिव्यांग कैटेगरी में हैं, तो हमारे कितने मार्क्स माने जाएंगे। तो उसमें एक स्पष्ट कॉलम लिखा है, उस आधार पर एक बात आपको जो स्पष्ट समझनी होगी, ये देखें टेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें एससी एसटी के लिए 60 मार्क्स होने चाहिए। यानी अगर टेट में उन्होंने 60 मार्क्स पाए हैं, चाहे वो सी टेट हो चाहे यू टेट हो, किसी में भी 60 मार्क्स उनके 150 में हैं, तो एससी और एसटी 2 कैटेगरी के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी की, एक्स आर्मी की, और ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के डिपेंडेंट हैं उनकी, और दिव्यांग की। ये 4 तरह के लोग, कौन? ओबीसी, एक्स आर्मी और डीएफएफ और दिव्यांग, इनके अगर टेट में 75 मार्क्स हैं 150 में से, यानी 50% मार्क्स हैं, तो ये भी एलिजिबल हैं। देखें 60 मार्क्स एससी एसटी के लिए, 75 मार्क्स ओबीसी, एक्स आर्मी, डीएफएफ और दिव्यांग के लिए, और सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 मार्क्स जिनके हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अब ये कोई किसी के मन में संशय न रहे कि मेरे 90 से कम है लेकिन मैं डीएफएफ हूं तो क्या मैं भर सकता हूं, मेरे 78 मार्क्स हैं। हाँ, वो भर सकते हैं अगर उनके 75 से ऊपर हैं। दिव्यांग अगर उनके 75 से या 75 से ऊपर हैं तो भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले केवल 60 मार्क्स भी उनके हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। ये बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। ये सारे चेंजेस हैं। हम आपको इन सारी चीजों की तैयारी कराएंगे, और थोड़ी सी जो घबराहट है जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं, उसमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हम जल्दी ही आपके लिए वीडियोस लाएंगे, और ये जीएस का भी, रीजनिंग का भी। हमारी जो दूसरी फैकल्टीज हैं वो आपके लिए जीएस, हमारे यहाँ उत्तराखंड की और जीएस की बहुत अच्छी फैकल्टी मीनाक्षी मैम है। मीनाक्षी मैम इसके लिए बहुत लंबे समय से पढ़ा रही हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट को भी और पीसीएस के स्टूडेंट्स को भी, और टीचर्स को भी पढ़ा रही हैं। तो उन्होंने एनसीईआरटी में भी काम किया है, तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है टीचिंग को लेकर के, तो वो आपको गाइड करेंगी, और रीजनिंग को लेकर के भी हम आपको गाइड करेंगे। हम आपको एक कंप्लीट पैकेज देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, मैंने आपको कहा कि अगर आप ज्यादा परेशान हैं, जुलाई में एग्जाम है, आपके पास समय कम है, आपके सब्जेक्ट को लेकर के आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आप अगले 2 दिनों तक इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हम आपको सपोर्ट करेंगे। पेडागोगी के लिए मैं आपको एक बार फिर आश्वस्त कर रहा हूं, जिन लोगों ने वो कोर्स बाय नहीं किया है तो वो कर सकते हैं ऐप पर। ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लें। कोई परेशानी हो तो हम हमारे टेक्नीशियन से आप पूछ सकते हैं। हाँ,
अगर आपको उसमें कोई परेशानी आ रही है, मतलब जितने हमने उसमें टॉपिक दे दिए गए हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो और नए सिलेबस मतलब 5 यूनिट में जो पेडागोगी दी गई है उसे जल्दी ही हम आपके साथ कवर करेंगे। इसलिए पेडागोगी को लेकर के आप निश्चिंत रहें, बाकी जीएस और रीजनिंग को लेकर के निश्चिंत रहें, और संभवतः हम बहुत जल्दी हिंदी पर भी ये काम करने वाले हैं। तो हिंदी को लेकर के जो लोग हैं वो भी हमें मैसेज छोड़ सकते हैं कि कितने आप लोग, कौन कौन लोग हैं जो हिंदी से करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम आपको रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। अब जिनकी तादाद संख्या ज्यादा होगी उसके लिए हम काम करेंगे। और आपने हमारी वेबसाइट पर हमारे पिछले सालों के रिजल्ट्स भी देखे होंगे, नहीं देखे हो तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे पिछले सालों के आप रिजल्ट देख सकते हैं। और आगे अभी सीटेट का भी, जिन लोगों ने सीटेट नहीं किया, चूंकि आगे एलटी का एग्जाम होगा तो सीटेट का भी हमारे यहाँ बैच चल रहा है, वो लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, जैसे आप चाहें वैसे उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कल से आज तक, क्योंकि इतनी लंबी तादाद हमारे पास, इतनी संख्या है और करीब 1,500-2 हजार लोगों ने ये कोर्स आज तक बाय भी कर लिया हमसे, तो इतनी लंबी तादाद में करीब 1-1.5 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी मांग ये है कि ये बड़ा सिलेबस बदल गया, अब कैसे होगा। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। नया सिलेबस आया है और एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक शब्द उसमें क्लियर लिख दिया गया है। बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। आप हौसला रखें। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप हौसला रखिए प्लीज, हम आपको सपोर्ट करेंगे हर लेवल पर। लेकिन आपको जहां समस्या आ रही है वो आप हमसे शेयर करें। हम आपको हर स्तर पर, मतलब वो चाहे एमसीक्यू सॉल्व कराना हो, चाहे प्रैक्टिस सेट करवाने हो, और चाहे आपके मॉक टेस्ट करवाने हो, हम सब आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे ऐप पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, आप उस ऐप का फायदा उठाएं, और जहां कोई समस्या हो आप तुरंत संपर्क करके हमें बताएं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, हम आपको समय मिलते ही इसका रिप्लाई करेंगे। हम आपको मिलते हैं अगले सब्जेक्ट बेस्ड या प्रिपरेशन बेस्ड कैसे काम करना होगा पेडागोगी के एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप धैर्य बनाए रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्वेरीज को हमारे सामने रखिए। हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच।